दोस्तों नमस्कार। आज है 30 अप्रैल 2020 और आज की हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ व्यस्तता के कारण 3 दिन का इधर करंट अफेयर्स अभी अपलोड नहीं कर पाए। ये कल तक आपको तीनों दिन का जो छूटा हुआ है वो करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। तो इसी के बाद अब कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी आपकी कुछ आकस्मिकताएँ आ जाती हैं जिसकी वजह से रेगुलरिटी टूटती है। तो आइए देखते हैं पहली जो खबर थी इम्पॉर्टेंट, वो जल शक्ति अभियान को लेकर के थी। तो ये जल शक्ति अभियान के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जल शक्ति अभियान है क्या, ये अभी क्या लॉन्च किया गया या पहले से चला आ रहा था, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। क्योंकि अभी जल शक्ति अभियान में जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको कहा गया कि वो ओपनली यानी कोविड-19 का प्रकोप अभी भी व्याप्त है, तो इसीलिए इनको कहा गया कि बिल्कुल वो सुरक्षात्मक साधनों के साथ तैनात किए जाएं। तो इसी को लेकर के चर्चा में था। तो हमारे लिए ये कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये आपकी स्कीम इम्पॉर्टेंट है। जल शक्ति अभियान इसे शुरू कब किया गया था, तो इसे 1 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था और ये मई में आपने देखा होगा, मई 2019 में एक नया मंत्रालय का गठन किया गया। इसी को जल शक्ति मंत्रालय या इसी को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये जल शक्ति अभियान था क्या, तो ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी, आप देखते हो कि जल की समस्या विकट है और खासकर शहरों में पीने योग्य से लेकर के अन्य जो सिंचाई हेतु या औद्योगिक गतिविधियों में जो जल प्रयोग किया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसीलिए एक जन आंदोलन शुरू किया गया और व्यापक स्तर पर इसे शुरू किया गया। इसी का नाम दिया गया जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान अगर पूछा जाए किसके लिए है, तो ये वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के लिए है और वाटर सिक्योरिटी और जल को बचा करके सुरक्षित रखा जाए। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी यानी जल संरक्षण और जल सुरक्षा को लेकर के एक जन आंदोलन के रूप में एक अभियान शुरू किया गया। उसी अभियान का नाम जल शक्ति अभियान है। अब जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार का अभियान है तो स्वाभाविक है इसका जो संचालन होगा वो भारत सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, बल्कि ये सिटीजन पार्टिसिपेशन के माध्यम से होगा, नागरिक भागीदारी से होगा। जब तक देश के नागरिक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे तब तक इसे 100% यानी इसे सक्सेस नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए इसमें कहा भी गया कि जल शक्ति अभियान एक सिटीजन पार्टिसिपेशन अभियान है और इसमें किया क्या जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लो ये आपका भारत की अवस्थिति है, तो एक आपका ये मानसून, इससे भारत का ये हिस्सा वर्षा प्राप्त करता और इसी को क्या कहा जाता, साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता। और सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से ही भारत में होती है और इसके माध्यम से आप देखते हो जो केरल का ये तट है इसी को मालाबार तट कहा जाता, ये सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है और सबसे पहले मानसून केरल के मालाबार तट वाले एरिया में आता है। और दूसरा मानसून आप देखते हो तो ये एक आपका इधर आपका यहाँ से होता हुआ ये निकलता है और ये नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाता और फिर यहाँ से जा कर के एक तो इसकी शाखा म्यांमार की तरफ घूम जाती, लेकिन एक ये जा कर के ये इधर की तरफ क्या हो जाता, ये गारो खासी जयंतिया की कीप नुमा संरचना होने के कारण जो कि मेघालय में स्थित हैं, ये कीप नुमा संरचना के कारण मानसून जाता इसी में फंस जाता। और यही आप जानते हो कि जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती हैं अपने विशेष बनावट के कारण। उसी में आप देखते हो पहले चेरापूंजी सबसे ज़्यादा विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यानी स्थान हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में मानसिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल या स्थान हो गया है। फिर ये मानसून इधर की ओर आगे बढ़ता है और इसी को क्या कहा जाता, उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना
जाता है। उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता। तो ये दो प्रकार के मानसून से भारत में वर्षा होती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून से, एक उत्तर पूर्व मानसून से। एक ये आपका देखो कि किसी दिन और समझाएंगे, ये आपका भूमध्य सागर यहाँ है, इस भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी जेट धाराओं के माध्यम से भी भारत में क्या होती, बारिश होती है। और इसी केरल के बगल में ये आपका है ये तमिलनाडु। तो आप देखोगे तमिलनाडु का जो कोरोमंडल है ये लौटते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है। लौटते हुए मानसून, इसे शीतकालीन वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतकालीन वर्षा जो होती है कोरोमंडल, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, वह पश्चिमी विक्षोभ या लौटते हुए मानसून से होती है। तो इस प्रकार भारत में वर्षा प्राप्त होती। अब हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें ये वाला, तो ये आपका जून के माह में भारत में प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए आप इसमें क्या टारगेट रखा गया कि जो 1 जुलाई, इसमें टारगेट रखा गया कि जो 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 के बीच जो मानसूनी वर्षा होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा प्राप्त होती है, उसके जल को संरक्षित किया जाए। इसके अलावा सेकंड एडिशनल फेज इसके लिए भी अपनाया गया, और एडिशनल फेज 2 इसे कहा जाता। इसको आपको जो इधर वाले से बताए थे उत्तर पूर्व मानसून, ये 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2019 के बीच होता है। तो इसमें रखा गया ये ध्यान में कि 1 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2019 के बीच जो नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून होता है, उत्तर पूर्व लौटता हुआ मानसून, उससे जो जल है वर्षा का उसको संरक्षित किया जाए। और इसका मेन फोकस क्या है, वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक में जल की समुचित पहुंच होनी चाहिए। जो जल ग्रसित यानी जल से ग्रसित राज्य हैं जिनमें जल का अभाव है, ऐसे जिले व ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाए। और इसके लिए आइडेंटिफाई भी किया गया यानी कितने ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया गया, 1592 ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया गया, जो भारत के 256 जिलों में फैले हुए हैं, जहां पर जल यानी जल की समस्या से वो जूझ रहे, वहां पर जल संरक्षण व जल सुरक्षा के माध्यम से जल की समुचित पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जल शक्ति अभियान था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जल शक्ति मंत्रालय की बात किए थे, तो जल शक्ति मंत्रालय जान लेते हैं। इसका हमने बताया गठन मई 2019 में किया गया था। कब किया गया था? अगर जल शक्ति मंत्रालय पूछा जाए इसका गठन कब हुआ, तो मई 2019 में किया गया। 2 पहले से मंत्रालय जो थे उन्हीं को मर्ज करके मिला करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। उन्हीं में से एक मंत्रालय है, आप देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद गंगा रिजुविनेशन, और इसी को कहा जाता है जल संसाधन और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के नाम से जाना जाता। तो इसका गठन कब हुआ? तो ये आपका जो और दूसरा आपका मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब पेयजल एंड सैनिटेशन स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को मिला करके एक नया मंत्रालय का मई 2019 में गठन किया गया। उसी का नाम क्या रखा गया? जल शक्ति मंत्रालय रखा गया। और वर्तमान समय में यह कहा जल शक्ति मंत्रालय का पहले जो मंत्री बने हैं, कौन है जल शक्ति मंत्री? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को इसका पहला मंत्री बनाया गया। तो गजेंद्र सिंह शेखावत चूंकि पहले हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसी के साथ एक और अभियान शुरू किया गया जो हम समझ लेते हैं, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? इसका लक्ष्य है 2024 तक, और एक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का है। इसका क्या है? इसका है कि 2030 तक कोई भी
कोई भी व्यक्ति या घर या परिवार जल से वंचित न रहे, उसे स्वच्छ, क्लीन और समुचित मात्रा में जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं और 17 गोल आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इसी में जल जीवन मिशन, चूंकि जल ही जीवन है तो इसीलिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया और जल जीवन मिशन का लक्ष्य रखा गया कि हर घर नल के माध्यम से 2024 तक टू 2024 तक यानी 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन को शुरू किया गया है। हाउस होल्ड टैप कनेक्शन यानी किसके माध्यम से, टोटी की, हर घर में टोटी के माध्यम से जल जाए, हर घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो 2024 तक, तो इसको शुरू किया गया है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके पहले कौन भारतीय इतिहास में कैसे जल से रिलेटेड स्कीम क्या क्या कब लॉन्च की गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्कीम की बात करें तो 1972 में, कब, 1972 में स्कीम लॉन्च की गई थी। इसी को एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के नाम से जाना गया। इंदिरा गांधी का काल है, ध्यान रखिएगा। तो ये त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम जो कि 1972 में शुरू किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये तक उस समय भी कहा गया कि भारत के प्रत्येक घर को जल उपलब्ध होना चाहिए समुचित व क्वालिटेटिव अमाउंट में, मात्रा में। फिर यही प्रोग्राम जो एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम था, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम को 2009 में इसका नाम बदला गया और इसी का नाम किया गया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण ड्रिंकिंग पेयजल कार्यक्रम, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसी का नाम रखा गया। और यह जो 2009 में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इसे शुरू किया गया। तो सेंट्रली केंद्र प्रायोजित योजनाओं में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों में फंडिंग की भूमिका होती है, दोनों के मिलजुल कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता। तो इसमें रेशियो जैसे 60 रुपया अगर केंद्र दे रहा तो 40 रुपये राज्य, और इसी प्रकार 70 रुपये केंद्र या 30 रुपये राज्य। ये इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, फंडिंग के माध्यम से इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता, उसी को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता। तो सबसे पहले 1972 में एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, और यही एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम 2009 में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा और जिसका लक्ष्य होगा सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, यानी सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रत्येक घर में उपलब्ध होना चाहिए। मैकेनिज्म इसका 3 स्तरीय है। जैसे आपका समझिएगा, नेशनल स्तर पे क्या है, नेशनल जल जीवन मिशन है सब। तो इसमें आपका क्या हो गया, ये राष्ट्र हो गया, और राष्ट्र के नीचे फिर कौन है, राज्य। तो राज्यों में क्या है, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है। फिर जिला इसी के नीचे, तो जिला में क्या, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है। और सबसे नीचे क्या है, पंचायतें हैं। तो पंचायतों में क्या है, पानी समिति का गठन किया गया। पानी समिति या इसी को विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कहा जाता, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पर ये आपका नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत, ये 4 स्तर पे आपने देख रहे हो, यानी गांव बॉटम से लेकर के टॉप अप अप्रोच को अपनाया गया है। तो यानी पानी कहाँ, गांव तक पहुंचाना है। तो नेशनल स्तर पे नेशनल जल जीवन मिशन, स्टेट स्तर पे स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, और ग्राम पंचायत के स्तर पे विलेज वाटर एंड सैनिटेशन मिशन को शुरू
किया गया। तो ये आपका इस प्रकार का मैकेनिज्म इसमें अपनाया गया है। इसके बाद चर्चा में था अभी कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आधार अपडेशन अब किया जा सकेगा। तो ये आपका चर्चा में था। तो हम समझ लेते हैं कि आधार अपडेशन होता क्या है। तो आधार अपडेशन या आधार के बारे में समझेंगे। अब आधार से संबंधित कोई भी आपको कुछ भी परिवर्तन करवाना है तो उसमें आप अब कॉमन सर्विस सेंटर को ऑथराइज कर दिया गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी वैश्विक रूप अभी लिए हुए है, तो इसीलिए कॉमन सर्विस सेंटर को यह अनुमति प्रदान की गई है। तो हम समझ लेते हैं आधार क्या है। तो आधार ये UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत एक इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की पहचान करने वाला नंबर होता है आधार। सबके पास आधार होता है। चूँकि आधार के माध्यम से विशिष्ट पहचान को स्थापित किया जा सकता है और इसमें जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में आप धोखाधड़ी, जालसाजी इत्यादि के आप मामले बहुत कम कर पाते हो। तो इसीलिए आप देखते हो जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं सबको आधार से लिंक कर दिया गया। तो पूछा जाए आधार क्या है तो आप कहोगे UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान लिखी होती है। इसमें क्या क्या लिखा होता है तो आधार कार्ड अब देखिएगा, व्यक्ति का नाम, आपका नाम लिखा होगा, पता लिखा होता, आपकी आयु, जन्म तिथि कितनी, और उसके बाद आपका दो चीज़ें इसमें आपका डेटा लिया जाता है, फिंगर प्रिंटिंग यानी आपकी अंगुलियों का फिंगर प्रिंटिंग का, और आँख की पुतली यानी आँख की स्कैनिंग की जाती है। तो फिंगर प्रिंटिंग व आँख की स्कैनिंग होती है। और ये आधार कार्ड कितने अंकों का होता है तो ये 12 अंकों का एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं UIDAI, इसी का फुल फॉर्म है यूनिक आईडी से आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कब स्थापित किया गया तो आधार अधिनियम लाया गया 2016 में। आपने इसको काफ़ी चर्चा में सुना होगा, उस समय काफ़ी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में अनुच्छेद 110 के तहत पेश किया गया था। तो विपक्ष के द्वारा काफ़ी यानी इसको लेकर के काफ़ी हो हल्ला व हंगामा भी मचा, लेकिन ये राज्यसभा के गतिरोध से बचने के लिए ऐसा आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया गया कि आधार अधिनियम को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया गया। तो इसी के अंतर्गत आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2016 में स्थापित किया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपके पार्लियामेंट के किसी अधिनियम के माध्यम से कोई बॉडी स्थापित की जाती है तो स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय होता। तो आधार कार्ड भी एक आपका जो आपका UIDAI है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या एक प्रकार की सांविधिक निकाय या इसे कोई स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता। और इसका उद्देश्य भारत के सभी निवासियों को क्या करना, आधार प्रदान करने हेतु तो इसको स्थापित किया गया है। और शुरू में जो UIDAI थी यह योजना आयोग से संबंधित एक कार्यालय के रूप में कार्य करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह नीति आयोग से संबंधित कार्यालय के रूप में कार्य करती है। पहले इसका स्टेटस सांविधिक नहीं था और अब वर्तमान समय में यह एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित है। अगला चर्चा में क्या था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 1.5 बिलियन US$ ऋण, यहाँ समझिएगा अनुदान नहीं, ऋण देने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये आपका इसमें क्या क्या आइडेंटिफाई किए हैं एरिया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। प्रायोरिटी क्या दी गई, कहा गया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी हर हालत में सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।
इसके अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे परिवार हैं, किसान हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, महिला है, वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग व लो इनकम फैमिली हैं या लो इनकम आपका इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति विशेष हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया कि 65% जो फंड होगा वो खर्चा समाज के वल्नरेबल जो सुभेद्य वर्ग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा कोविड-19 का संकट या खतरा मंडरा रहा, उस पे यानी इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, जिसमें महिला को प्रमुख रूप से प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। देखने वाली बात यह भी है कि इसमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, तो सभी प्रकार के स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया। और यह जो ये पैसा मिला हुआ है, यह पैसा ध्यान दीजिएगा जो आपका केयर्स प्रोग्राम है, केयर्स प्रोग्राम की केयर्स फंड आपने देखा होगा कि भारत में भी स्थापित किया गया। तो केयर्स प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। कोविड-19, ए से आपका एक्टिव हो गया, आर से आपका रिस्पांस हो गया एंड ई से एक्सपेंडिचर सपोर्ट कार्यक्रम प्रोग्राम। तो केयर्स की फुल फॉर्म है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट कार्यक्रम, जो काउंटर साइक्लिक प्रोग्राम का पार्ट है। काउंटर साइक्लिक का मतलब हुआ जैसे अर्थव्यवस्था एक चक्रीय क्रम में चलती है, लेकिन ये ऐसी जो आपदाएं विपदाएं होती हैं वो कोई चक्रण का पालन किसी साइकिल में नहीं आती। तो इसीलिए इसे जो कार्यक्रम है केयर्स को किसका काउंटर साइक्लिक प्रोग्राम के रूप में इसे शुरू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका था कौन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक आया तो आप पीछे की भी वीडियो पे आप करंट वाले पूरे सुना कीजिए, क्योंकि पीछे हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कस किए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट अगर बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई है 1966 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मनीला है। इसका हेडक्वार्टर्स फिलीपींस मनीला में स्थित है, फिलीपींस मनीला में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत एशिया पैसिफिक क्षेत्र के रीजन्स के अंतर्गत आने वाले यानी रीजन्स को शामिल किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल एशियन डेवलपमेंट रीजन एशिया पैसिफिक रीजन ही नहीं है, अन्य क्षेत्रों के मेंबर भी इसमें शामिल हो सकते हैं और शामिल भी है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला फर्स्ट टाइम है कि कोविड-19 के चलते वर्चुअल आपकी अभी एक डायलॉग किया गया, उसी को किस नाम से जाना गया, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के नाम से जाना गया है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के नाम से जाना गया और इसका 11वां सेशन सत्र हुआ है, जिसकी सह मेजबानी जर्मनी के साथ ब्रिटेन के द्वारा की गई। तो इसमें जो ये आपका पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है, ये 2010 से, ये यहाँ लिखा हुआ 2010 से जर्मनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा। और इसमें जो सह मेजबानी की जाती है, तो जो एक आपका UNFCCC है, UNFCCC इसका जो उस साल का मेजबानी कर रहा होता है देश, उसी को क्या कहा जाता, उसी को इसमें सह मेजबानी के रूप में शामिल किया जाता। तो हमने बताया था कि 2020 की मेजबानी जो इसी कॉप या पीछे डिस्कस कर चुके कॉप 26 की 26वें की मेजबानी स्कॉटलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में है के द्वारा आयोजित की जाती। तो अब स्वाभाविक है कि इसकी यानी जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का जो आपका सह मेजबान होगा वो ब्रिटेन होगा। तो ब्रिटेन को यानी सह मेजबान के रूप में शामिल भी किया गया और इसमें 30 देशों से अधिक के प्रतिनिधित्व ने शामिल हुए और क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई है। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं यानी कौन, प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ये आपकी शुरू कब हुई थी, तो हुआ क्या था 2009 में एक आपका कोपेनहेगन में कॉप यानी UNFCCC का आयोजन हो रहा था।
तो उस समय भी काफ़ी भिन्नताएं थी देशों के मध्य। तो जर्मनी की जो चांसलर थी, जिनका नाम यहाँ लिखा भी है, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल की पहल पर पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की शुरुआत 2010 में होती है और यह एक अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चा का केंद्र है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों एवं विभिन्न पहलों की चर्चा को शामिल करता है। अगला जो न्यूज में था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 को लेकर था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 को लेकर के इसकी मेथडोलॉजी पर अभी नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है, यानी प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। क्योंकि भारत की स्थिति इसने काफ़ी खराब की है। 2009 में अगर भारत की पोजीशन देखें तो इस रैंक में भारत 7वें स्थान पे है, जबकि 2018 में भारत की रैंकिंग 8वीं थी। तो भारत को जो आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों में भारत को रखा गया है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जान लेते हैं किसके द्वारा ये निकाला जाता। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में एक आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक आपका इंस्टीट्यूट है। उसी इंस्टीट्यूट को किस नाम से जाना जाता, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के नाम से जाना जाता। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे निकाला जाता है प्रत्येक वर्ष। और भारत की 2019 में रैंकिंग कितनी है, 7वीं, यानी भारत आतंकवाद से अत्यधिक प्रभावित राष्ट्र में रखा जाता है। अगर पहला सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित राष्ट्र इसमें किसको रखा गया, अफगानिस्तान, और सबसे कम आतंकवाद से प्रभावित कोई देश है तो बेलारूस को इसमें रखा गया है। अब भारत के आसपास नेबरिंग कंट्री हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान को किस नंबर पर रखा गया, 5वें, यानी पाकिस्तान भारत से 2 ही यानी पोजीशन खराब पोजीशन पे है। तो पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं इसमें नेपाल की। तो नेपाल की 34 है, नेपाल की 34 है, यानी भारत से अच्छी स्थिति में है। नेपाल के बाद भूटान बहुत अच्छी स्थिति में है, इसकी 137वें स्थान पर इसको रखा गया। चाइना की बात करें तो चाइना को 42वें स्थान पर रखा गया, यानी 42nd पोजीशन चाइना को दी गई। नेपाल 34, उसके बाद आपका भूटान बहुत अच्छी पोजीशन 137, उसके बाद चाइना 42, यानी 42वें स्थान पर रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें म्यांमार की क्या पोजीशन है। तो म्यांमार को इसमें 26वें स्थान पर रखा गया। श्रीलंका को 55 स्थान पर रखा गया, जबकि बांग्लादेश को यानी 31। पाकिस्तान के अलावा भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं सभी की पोजीशन भारत से अच्छी है, वो आतंकवाद से कम प्रभावित हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, इसी को यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के नाम से जाना जाता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का प्रयोग इसमें किया गया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का प्रयोग करते हुए क्या किया गया, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लॉन्च किया गया है या इसको विकसित किया गया। अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अगरकर ये पुणे में स्थित है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस या स्वायत्त संस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चर्चा में क्यों है, पिछला भी इसमें एक डिस्कस किए थे करंट में। ये माइक्रो रिएक्टर का भी विकास किया है और ये जो माइक्रो रिएक्टर है इसके माध्यम से सेम साइज के एक ही समान आकार के नैनो पार्टिकल्स का आसानी से विकास किया जा सकता है। तो ये सेम आकार के नैनो जो सेम साइज के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो सेम साइज के नैनो पार्टिकल्स का विकास आसानी से किसके माध्यम से, माइक्रो रिएक्टर के माध्यम से किया जा सकता है। इसके
इसमें किसका किसका विकास आसान होगा, तो मेटल्स यानी धातुएं जो होती है सोना चांदी इत्यादि का कोई भी आपकी धातु विकसित करना बनाना है तो इसके माध्यम से नैनो पार्टिकल्स, सेम साइज के नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग करते हुए हम माइक्रो रिएक्टर के माध्यम से बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आपके आर्सेनिक, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछता भी है कि आपका अर्धचालक के बारे में बताइए, तो अर्धचालक इसमें सेमीकंडक्टर का भी विकास किया जा सकता। पॉलीमर बहुलक जो होते हैं बहुलक का विकास किया जा सकता। तो मेटल्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, पॉलीमर या बहुलक हो गया, इन सब के को नैनो पार्टिकल्स, इन सब को सेम साइज के नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसे कब स्थापित किया गया था, तो इसे महाराष्ट्र एसोसिएशन के माध्यम से 1946 में 1946 में महाराष्ट्र एसोसिएशन के द्वारा 1946 में स्थापित किया गया था, जो कि 1992 में 1992 में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया और ये DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में इसे स्थापित किया गया है। और अब चर्चा में और क्या था इधर, तो चर्चा में आपने देखा होगा कि दो न्यूज़ काफ़ी दुखदाई आई और ये क्या थी कि एक अभिनेता, एक्टर, फेमस अभिनेता, लेजेंडियन, तो आपका क्या लेजेंड एक्टर इरफान खान का आपका क्या हो गया, निधन हो गया। अब इसके बारे में काफ़ी दुखदाई ये न्यूज़ सबके लिए थी। तो अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला यही पूछ लेगा इरफान खान का संबंध किससे है, तो इरफान खान एक्टर अभिनेता थे। इनकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ये आपका इनका जन्म 1967 में जयपुर में हुआ था 1967 में। परास्नातक ये किए और परास्नातक करने के बाद NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शामिल हुए और उसी के बाद फिर इनकी जो पहली बॉम्बे गए और पहली मूवी बॉम्बे सलाम 1998 में आई। कब आई? पहली इनकी मूवी जो थी बॉम्बे सलाम 1998 में इनकी पहली मूवी आई और इसी के बाद कई मूवियों का सिलसिला ये जारी रहा, जिनमें प्रमुख रूप से जो मूवी हैं आप चर्चित, काफ़ी चर्चा में भी मूवी थी आगे। तो ये हुआ क्या, इनको 2011 में कई अच्छा काम किए थे तो इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया। 2011 में पद्म श्री से नवाजा गया और 2012 में इनकी मूवी आई। 2012 में इनकी मूवी हिंदी मीडियम आई। कौन सी? 2012 में इनकी मूवी हिंदी मीडियम आई। आगे चलकर इन्हें बेस्ट एक्टर के रूप में कई पुरस्कार मिले। अन्य मूवियों की बात करें तो ये बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी इन्होंने काम किया और अपना नाम भी कमाया। मदारी, इनकी अन्य मूवियों की बात किया जाए तो मदारी हो गई, पीकू हो गई,